नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसका विषय है वसीयत, जिसका दूसरा नाम इच्छा पत्र है, जिसे इंग्लिश में विल WILL कहा जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि वसीयत क्या है, वसीयत क्यों करना चाहिए, वसीयत कौन कर सकता है, वसीयत कैसे करें और वसीयत को कैसे चैलेंज किया जा सकता है और कौन कर सकता है। दोस्तों, अंत में आपको ये भी बताएंगे कि वसीयत से प्राप्त संपत्ति का दाखिल खारिज म्यूटेशन आप कैसे करा सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वसीयत संपत्ति का किया जाता है। किस तरह की संपत्ति का किया जाता है? तो चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का आप वसीयत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि चल संपत्ति क्या है। चल संपत्ति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसा संपत्ति जिसे एक जगह से दूसरी जगह तक हम ले जा सकते हैं। इसके अंतर्गत सोना, बैंक में जमा राशि, शेयर, अन्य निवेश आदि आते हैं। और अचल संपत्ति ऐसे संपत्ति को कहते हैं जिसे आसानी से हम एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं ले जा सकते हैं। इसके अंतर्गत जमीन, कारखाना आदि आते हैं। अब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में दो प्रकार से संपत्ति अर्जित करता है। पहला है पैतृक संपत्ति और दूसरा है स्व अर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति ऐसे संपत्ति को कहते हैं जो व्यक्ति अपने पिता से, अपने दादा से या परदादा से विरासत में प्राप्त करता है। एवं स्व अर्जित संपत्ति ऐसे संपत्ति को कहते हैं जो कोई व्यक्ति अपने स्वयं के कमाई से अर्जित करता है। जैसे स्वयं की कमाई से वो जमीन खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है, सोना चांदी खरीद सकता है। ये सभी स्व अर्जित संपत्ति के अंतर्गत आता है। स्व अर्जित संपत्ति में जो दान से प्राप्त संपत्ति प्राप्त करता है वो भी स्व अर्जित संपत्ति के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति वसीयत से संपत्ति प्राप्त करता है तो वह भी उसके स्व अर्जित संपत्ति के अंतर्गत आता है। अब जो व्यक्ति है जिसके पास संपत्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके संपत्ति का ट्रांसफर, हस्तांतरण कैसे होता है? दोस्तों, इसके लिए भारतवर्ष में दो ही उपाय हैं। पहला, वसीयत के आधार पर, और अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए ही मर जाता है तो भारत में लागू उत्तराधिकार कानून के द्वारा उसके संपत्ति का ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण होता है। तो भारत में लागू उत्तराधिकार कानून कौन कौन है? पहला है भारतीय उत्तराधिकार कानून 1925, ये ईसाई धर्म के लिए लागू होता है। दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 एवं हिंदू उत्तराधिकार संशोधित कानून 2005, ये हिंदू धर्म पर लागू होता है। इसमें बौद्ध, सिख और जैन धर्म को भी सम्मिलित किया जाता है। और तीसरा है मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, जिसे शरीयत कानून कहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि अगर व्यक्ति जीवन काल में वसीयत करके अगर मरता है
तो उसके संपत्ति का हस्तांतरण वसीयत के आधार पर, अगर बिना वसीयत किए हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके संपत्ति का हस्तांतरण भारत में उत्तराधिकार कानून के आधार पर होता है। अब आइए समझते हैं सबसे पहले कि वसीयत क्या है। भारतीय उत्तराधिकार कानून 1925 की धारा 2H के अनुसार अपनी संपत्ति के संबंध में वसीयतकर्ता के इरादे अर्थात इच्छा की कानूनी घोषणा, जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद लागू कराना चाहता है। इस परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? अपनी संपत्ति, जिसका वो वसीयत कर सकता है। अब अपनी संपत्ति को मैं स्पष्ट करता हूँ। अपनी संपत्ति के अंतर्गत स्व अर्जित संपत्ति आता है, जिसकी व्याख्या अभी मैंने किया। उसके साथ साथ पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से की संपत्ति वह भी अपनी संपत्ति के अंतर्गत आता है, जिसका वह वसीयत कर सकता है। कहने का आशय यह है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में स्वअर्जित संपत्ति के साथ साथ पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का जो शेयर है उसका वह वसीयत कर सकते हैं। दोस्तों, पैतृक संपत्ति का वसीयत कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस संबंध में लोगों को गलतफहमी है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। सिविल अपील नंबर 7092 ऑफ 2010 रधम्मा वर्सेज मुर्दू कृष्णन में 23 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट पारित किया गया। इस जजमेंट के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के सेक्शन 30 के तहत कोई हिंदू पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से की संपत्ति का वसीयत कर सकता है। इस जजमेंट के बाद अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि पैतृक संपत्ति का वसीयत कर सकता है या नहीं कर सकता है। जी दोस्तों, उसका जो अपना हिस्सा होगा पैतृक संपत्ति में, उसका वसीयत वो कर सकता है। अब आइए समझते हैं कि वसीयत क्यों करना चाहिए। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि समाज में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों के बीच, उसके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। तो इस समस्या का निदान वसीयत के माध्यम से किया जा सकता है। अतः आप अगर जीवन काल में वसीयत कर देते हैं तो आपके मृत्यु के बाद आपके परिवारजनों के बीच, आपके रिश्तेदारों के बीच ये समस्या नहीं होगी। एक डाटा मैं शेयर करना चाहता हूँ। भारतवर्ष में अभी लगभग मात्र 10% ही वसीयत कर रहे हैं लोग, किंतु भारतीय न्यायालय में जितने भी केस हैं उसमें 75% केस इसी संपत्ति विवाद से जुड़े होते हैं। अतः इस चैनल के माध्यम से मेरा जो उद्देश्य है आम लोगों को जागरूक करना, तो इस चैनल के माध्यम से मैं यही आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप जीवन काल में वसीयत कर दें, ताकि बाद में परिवार के बीच विवाद उत्पन्न नहीं हो। अब आइए जानते हैं कि वसीयत कौन कर सकता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, अर्थात साउंड माइंड का हो, एवं वयस्क हो, अर्थात
18 वर्ष उसकी आयु पूरी हो गया हो तो वो वसीयत कर सकता है। किंतु किसी व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके इच्छा के विरुद्ध दबाव में लाकर वसीयत नहीं कराया जा सकता है। अब समझते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी बार वसीयत कर सकता है। दोस्तों, वसीयत कितनी बार कर सकता है इस संबंध में कोई सीमा नहीं है। जितनी बार चाहे आप वसीयत कर सकते हैं, किंतु अंतिम वसीयत मान होगा। पूर्व के सारे वसीयत स्वतः रद्द कैंसिल मानी जाएगी। यहाँ एक सावधानी बरतनी है। सावधानी ये बरतनी है कि जब आप कोई वसीयत नया करते हैं तो उस वसीयत में आप निश्चित रूप से यह उल्लेख कर दें कि अमुक तारीख को जो आपने पहले वसीयत किया है उस वसीयत को कैंसिल किया जाता है। अब दूसरा आइए समझते हैं कि वसीयत कैसे करें। वसीयत कैसे करें इस संबंध में कोई कानूनी प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, कोई भी प्रपत्र नहीं है, कोई भी फॉर्मेट नहीं है। किंतु इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 18 में उल्लेख किया गया है कि वसीयत में रजिस्ट्रेशन कराना वैकल्पिक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप रजिस्ट्री करा भी सकते हैं और रजिस्ट्री नहीं भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार वसीयत दो प्रकार का हो गया। पहला अनरजिस्टर्ड वसीयत और दूसरा रजिस्टर्ड वसीयत। अनरजिस्टर्ड वसीयत का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति सादे कागज पर A4 के साइज पर वसीयत कर सकता है, स्वयं के हैंडराइटिंग से लिखकर या टाइप कराकर। दूसरा स्टाम्प पेपर पर भी वसीयत किया जा सकता है। स्टाम्प पेपर चाहे वो 500 का हो या 1000 रुपया को। और दूसरा है रजिस्टर्ड वसीयत। इसका मतलब है कि आपको निबंधन कार्यालय में जाकर सब रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर आपको वसीयत करना होगा। और मेरा ये सुझाव है कि आप जब भी वसीयत करें तो रजिस्टर्ड वसीयत करें। इससे फायदा ये है कि इससे कानूनी मान्यता बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों जब वसीयतकर्ता की मृत्यु होती है तो उसे सिविल कोर्ट में वसीयत का प्रोवेट कराना पड़ता है। तो आप सोचते होंगे कि जब रजिस्टर्ड करेंगे तो कितना राशि खर्च होगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा राशि इसमें खर्च नहीं होता है। इसमें कोई भी स्टाम्प शुल्क नहीं लगता है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन फीस में लगेगा। और वर्तमान समय में आपको 2500 रुपये मात्र आपको खर्च आएंगे वसीयत करने में। तो आग्रह है, अनुरोध है कि जब भी आप वसीयत करें तो आप रजिस्टर्ड वसीयत करें। अब गवाह के बारे में जानते हैं। कम से कम 2 गवाह होना जरूरी है। यह गवाह सहकर्मी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, दोस्त हो सकता है। किंतु आप जिसके पक्ष में वसीयत कर रहे हैं, अर्थात जो लाभार्थी है, जो हितग्राही है, वो गवाह नहीं बन सकता है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि वसीयत के पेपर पर जो लाभार्थी है उससे कहीं भी आप हस्ताक्षर नहीं करवाएं। अगर वसीयत पेपर पर ये स्पष्ट हो जाए कि वसीयत कराने में इसकी बहुत ज़्यादा सक्रियता है तो हो सकता है कि प्रोवेट के समय सिविल कोर्ट में आपकी वसीयत को अमान्य करार दिया जा सके। तो आप कभी भी वसीयत करते समय
जो लाभार्थी है, जो हितग्राही है, उसको थोड़ा दूर रखिए वसीयत करने से। अब एक और यहाँ सजेशन है कि जो आप गवाह बनाएंगे, अधिक उम्र के व्यक्ति को गवाह आप नहीं बनाएं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जब वसीयत के प्रोवेट के लिए आप सिविल कोर्ट में वाद दायर करेंगे तो गवाह के आधार पर ही कोर्ट वसीयत को मान्य करार देता है, वैलिड करार देता है। अगर आप अधिक उम्र के व्यक्ति को गवाह बनाते हैं तो संभव है कि उसकी मृत्यु हो जाए, फिर आपका गवाह नहीं रहेगा और फिर प्रोवेट कराने में आपको दिक्कत होगा। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति द्वारा अगर वसीयत किया जाता है तो आप कंप्लीट जो है उसका वीडियोग्राफी करा लें और उस वीडियोग्राफी का जो सीडी है उसको सुरक्षित रखें। इस सीडी का उपयोग प्रोवेट के समय किया जा सकता है। अब एक यहाँ और सुझाव है, अगर संभव है तो आप जो वसीयत कराते हैं किसी बढ़िया एडवोकेट का आप सहारा ले सकते हैं। इससे होगा कि एडवोकेट जो है आपको बढ़िया से वसीयत नामा बना के देंगे और सारा काम आपका कर देंगे। अब आइए, वसीयत जो है वो लागू कब होता है? दोस्तों, जो वसीयत करता है उसकी मृत्यु के बाद वसीयत पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। उसके बाद जिसके पक्ष में वसीयत किया जाता है, अर्थात जो लाभार्थी है, जो हितग्राही है, वो वसीयत का प्रोवेट करा सकता है। किंतु वसीयत को लाभार्थी के हित में लागू कराने की कोई समय सीमा नहीं है। अब जैसे ही वसीयतकर्ता की मृत्यु होती है तो आप सिविल कोर्ट में वसीयत के प्रोवेट के लिए वाद दायर कर लें। गवाह के आधार पर सिविल कोर्ट के जज द्वारा प्रोवेट को मान्य करार दे दिया जाएगा, वैलिड करार दिया जाएगा। अब इस आदेश की प्रति को लेकर उस संपत्ति में जो जमीन है उसका आप म्यूटेशन करा सकते हैं। इसके लिए तहसील में या अंचलाधिकारी के कार्यालय में आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना होगा। दाखिल खारिज कैसे किया जाता है, आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, इस संबंध में पहले एक वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। अब आइए, वसीयत को कौन चैलेंज कर सकता है? न्यायालय में वसीयत को चैलेंज करने के लिए आपको वाद पत्र दायर करना पड़ेगा, कैंसिलेशन ऑफ विल। ये वसीयतकर्ता के पति या पत्नी, बच्चे, पोते, आश्रित सौतेले बच्चे, माता पिता आदि दायर कर सकते हैं। इसका क्या आधार हो सकता है? आधार यही हो सकता है कि जो वसीयत किया गया वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, उसकी जो उम्र थी वो 18 वर्ष से कम था, उसको दबाव में इच्छा के विरुद्ध वसीयत करवाया गया। इस आधार पर वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है। अब समझते हैं कि वसीयत को चैलेंज कब तक किया जा सकता है। सामान्यतया वसीयतकर्ता के मृत्यु के 12 वर्षों तक आप वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।